नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और अब बात करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन की। बोर्ड की बारी और कैसे करें तैयारी, और इसका कारण ये कि सीबीएसई ने अपने बोर्ड एग्जाम्स की डेट्स को अनाउंस कर दिया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेट्स आ गई हैं और ये दोनों ही परीक्षाएं 10th हो 12th हो, बोर्ड हर स्टूडेंट के लिए उसकी एकेडमिक्स लाइफ में, उसकी जो स्कूल लाइफ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट मदर फादर के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी बोर्ड के एग्ज़ाम जैसे उनके एग्ज़ाम जैसे हो जाते हैं। तो आज अब टाइम है, अभी अच्छा खासा टाइम है परीक्षाओं में, तो कैसे इस टाइम का आप अच्छा उपयोग करेंगे एज एन स्टूडेंट, एज एन पेरेंट्स, आपको यहाँ क्या करना होगा ताकि बच्चों के लिए ये टाइम बिल्कुल यूज़फुल रहे, वो बढ़िया से तैयारी कर पाए। इसी पे आज ढेर सारी हम बातें करने वाले हैं, यूज़फुल टिप्स आपको देंगे, क्योंकि क्लोज टू द एग्ज़ाम अलग बात होती है, लेकिन जब इतना वक्त बाकी हो एग्ज़ाम में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इनफैक्ट आप अपने रिजल्ट को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। साल भर अब तक आपने जो किया नहीं किया वो सब ठीक, इस समय में जिसने जो कर लिया वो मैटर करेगा। तो आइए पहले बता देते हैं कि क्या शेड्यूल जारी किया है सीबीएसई ने, और फिर बातचीत करेंगे कि कैसे आप शानदार तैयारी कर सकते हैं अपने बोर्ड्स की। तो 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड्स की परीक्षाएं जो है वो शुरू हो रही हैं और साल लग जाएगा 2025। तो 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। 10th का जो पहला पेपर हो रहा है वो इंग्लिश का है। तमाम 10th में थ्रू आउट जो है वो इंग्लिश का पेपर होगा। 12th का पहला पेपर जो है एंटरप्रेन्योरशिप का होगा। अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर्स होते हैं, क्योंकि 12th में तो आपके पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पहला पेपर एंटरप्रेन्योरशिप का होने जा रहा है। इसके अलावा 10th की जो एग्ज़ाम है वो 18 मार्च तक, 18 मार्च तक चलने वाली हैं। फरवरी से शुरू होकर मार्च तक जाएंगी, और 12th की जो है वो 4 अप्रैल तक की। एग्ज़ाम का शेड्यूल थोड़ा लंबा है, 4 अप्रैल तक जाएंगी। CBSE academic.nic.in पर सैम्पल पेपर अवेलेबल है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से सैम्पल पेपर लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कह रहा है सीबीएसई ने, कहा है कि 2 सब्जेक्ट के बीच जो है उन्होंने पर्याप्त गैप रखा। अच्छे खासे गैप हैं एग्जाम्स के बीच, ताकि एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच आपको रिवीजन का अच्छा वक्त मिले। 86 दिन पहले ही इस बार एग्जाम का शेड्यूल दे दिया गया, यानी ऑलमोस्ट 3 महीने हैं आपके हाथ में। अभी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, ये कहना है सीबीएसई का। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पिछली बार के मुकाबले 23 दिन, यानी ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ये शेड्यूल जारी कर दिया गया है, ताकि बच्चों को तैयारी का अच्छा वक्त मिले। और स्कूल की छुट्टियों के दौरान ये परीक्षा होंगी, तो जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनका कहना है उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो बढ़िया मौका है, वक्त पर तैयारी का आपको एक वक्त मिला है, और 3 महीने ऑलमोस्ट पहले ये शेड्यूल आ गया। आपको पता है किस दिन कौन सा पेपर होगा, किस में कितना गैप होगा, तो आपके सामने पिक्चर पूरी क्लियर है। नाउ करना क्या होगा, चलिए तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल दामिनी जोशी, कैरियर एंड एजुकेशन कोच अतीशा केसवानी और पेरेंटल कोच डॉक्टर पारिनी सोमानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले दामिनी, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। 3 महीने पहले शेड्यूल आ जाना, देखिए मैंने अभी शुरुआत में भी कहा कि एक साल भर आपने जो किया वो किया, एक परीक्षा की डेट आने के बाद वाली तैयारी होती है। 3 महीने क्या एक पर्याप्त वक्त है, जब कोई भी बच्चा अगर ढंग से प्रिपेयर करे तो अपने पूरे रिजल्ट को बदल सकता है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसने साल भर क्या किया है? जी हाँ विपिन जी, 3 महीने बहुत पर्याप्त समय है किसी भी बच्चे के लिए अच्छे से प्लान करके अच्छे से तैयारी करने के लिए, क्योंकि अभी बच्चों को ये पता है कि कौन सी परीक्षा कब होगी। तो वो हर एक विषय को कैसा होता है कि अलग अलग तरह का समय देना पड़ता है। हर एक बच्चा किसी सब्जेक्ट में थोड़ा स्ट्रांग होता है, किसी सब्जेक्ट में थोड़ा वीक होता है। सो अपनी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स के हिसाब से बच्चा अच्छे से टाइम टेबल बना सकता है और तैयारी कर सकता है। सो ये समय तो बहुत पर्याप्त है जो दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। एंड अगर बच्चे चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उन्होंने पूरे साल भी पढ़ाई नहीं की है तो 3 महीने में वो बहुत कुछ करके अपना रिजल्ट बहुत अच्छा ला सकते हैं। चलिए, तो ये स्कूल की प्रिंसिपल के मुंह से आपने सुना कि अगर आप तैयारी कर लें, एक बढ़िया से टाइम टेबल बना लें, तो 3 महीने वो वक्त है जब आप अपना रिजल्ट टॉप क्लास कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बूस्ट देगा। कई बार होता है ऐसा, साल भर निकल जाता है सोचते सोचते कि क्या करें क्या नहीं, लेकिन
जब जब ये परिस्थिति आती है और आपको लगता है बस इतना टाइम है लेकिन इसमें बहुत कुछ हो सकता है, तो एज एन स्टूडेंट एक बड़ा बूस्ट होता है, राइट। अतीशा, अब ये बताइए कि सबसे पहले क्या किया जाए? क्या प्लानिंग से शुरुआत की जाए? क्या जैसे अभी मैम ने कहा कि देख लिया जाए कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किसका कितना कोर्स बाकी है, रिवीजन कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट? सबसे पहले तो मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि अगर आपके कोई टॉपिक्स इनकम्प्लीट बचे हैं तो आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को खत्म करना शुरू करिए। बिकॉज कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वीकर सेक्शंस पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, मतलब जो उनको टफ लगता है वो उसको वीक बनाते जाते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगी क्योंकि 3 महीने का इतना अच्छा टाइम मिला है तो सबसे पहले तो अपने वीक पोर्शंस को स्ट्रांग करें, और जो स्ट्रांग पोर्शंस है ना उसको अपने रूटीन में ऐसा अपना रूटीन सेट करें कि स्ट्रांग पोर्शंस को वो साइमल्टेनियसली रिवाइज करते जाए। मेरा हमेशा एक बहुत ज्यादा स्टैंड पॉइंट रहता है कि आप कभी भी रिवीजन मत छोड़ो, क्योंकि रिवीजन छोड़ देने से एक तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि नहीं वो टॉपिक तो मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो रिवीजन आपकी स्टडी पैटर्न को और स्ट्रांग करता है। तो अगर आपका कोई वीक पॉइंट है, कोई चैप्टर है जिसमें आप अटके हो, कोई सब्जेक्ट है जो आपको नहीं पसंद आता है, जैसे कई बच्चे मैथ, साइंस, एसएसटी में फंसने लगते हैं, वो उस टाइम पे उसको पहले थरली फिनिश करें। साइमल्टेनियसली अपने डे को ऐसे डिवाइड करें कि आफ्टर सर्टेन ब्रेक वो रिवीजन पे भी कॉन्सेंट्रेट करें। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया टिप आपने ये दी है कि 3 महीने का वक्त है, पहले उन सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेट कर लीजिए जो छूटे पड़े हैं, आपको कमजोर लगते हैं, क्योंकि 3 महीने में आप किसी भी सब्जेक्ट पर पकड़ बना सकते हैं। दूसरी बात, रिवीजन करना बिल्कुल मत छोड़िए। जहां आपकी पकड़ अच्छी है रिवाइज करते रहिए, जितना रिवीजन उतना ज्यादा बेहतर, और ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचेंगे। बिल्कुल सही सलाह है। दामिनी मैम, ये बताइए कि इस वक्त देखिए हम जिस युग में जी रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन की कहीं कमी नहीं है। क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने के लिए जो भी डिस्ट्रैक्शन हो, मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, व्हाटएवर, सोशल मीडिया, आप पहले उनसे दूरी बना लें? एटलीस्ट एक छोटी दूरी तो बना ही ले, अगर कंप्लीटली कट ऑफ नहीं भी होना है तो। बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल। ये तो चाहे 3 महीने का वक्त मिला हो, चाहे 1 महीने का वक्त मिला हो, ये तो सबसे बड़ी टिप है कि डिस्ट्रैक्शंस जितने कम होंगे उतना ज़्यादा आप समय का फ़ायदा उठा पाएंगे और फोकस तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। तो खुद बच्चा वो करेगा तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, रादर देन द पेरेंट्स उनको बताने की बजाय। अगर बच्चे में खुद ये अंदर से आएगी फीलिंग कि मुझे ये अपने डिस्ट्रैक्शन साइड में रखने हैं, तो उसका बहुत फ़ायदा रहेगा। बट डेफिनेटली यस, दे विल हैव टू, उनको ये सोचना बिल्कुल। पड़ेगा। दामिनी मैम, मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता अपने सवाल को, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स या स्कूल ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो बच्चों के मोबाइल फ़ोन जमा करवा रहे हैं अपने पास, स्मार्टफोन। हो सकता है अच्छी प्रैक्टिस हो, पर क्या करना चाहिए? देखिए, अब वो सेल्फ रूल में भी ना कई बार ऐसा होता है कि 5-10 दिन तो चलता है, लेकिन फिर आप उस तरफ फिसल जाते हैं। आप क्या कहेंगी? मॉडरेटली यूज़ करें, एकदम भी ना हट जाएं, या फिर कंप्लीटली आप उससे दूर हो जाएं? मुझे ऐसा लगता है सर कि एक फिक्स टाइम रखना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट कि मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि एकदम ही बच्चे को उस चीज़ से कट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं बच्चे। जो डिस्कस करने वाले बच्चे होते हैं वो ग्रुप्स ऐसे होते हैं उनके जो पढ़ाई भी डिस्कस करते हैं। तो कुछ जैसे अपने साथियों के साथ डिस्कस कर लिया, कुछ जहाँ पे उनको मुश्किलें आ रही हैं वो अपने दोस्तों से जान सकते हैं। तो एकदम कट ऑफ करने को तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ज़रूर है कि उनको वो लिमिट ज़रूर करना पड़ेगा कि ये मेरा टाइम रहेगा इसको यूज़ करने का, या टीवी देखने का, या मोबाइल यूज़ करने का, या गेम खेलने का। बिकॉज सिर्फ पढ़ाई भी बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं देती है सर। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा थोड़ा आपके पास एक रिक्रिएशनल टाइम होना चाहिए। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो भी जाए तो कई बार वो बेहतर होता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल ज़रूर चाहिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह ऐसी चीज़ें हैं कि पता नहीं लगता और आपको अपनी ग्रिप में ले लेती है, राइट। अतीशा, ये बताएं मेरे को कि अब रूटीन की जो बात है उसमें कई चीज़ें आएंगी। आपका क्या भोजन आप कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। आप कितना आप खेल रहे हैं या खुद को थका रहे हैं, कितना आप सो रहे हैं, आपका जो बेड टाइम रूटीन है वो कैसा है। भले ही साल भर आपने जो भी किया हो, लेकिन इन 3 महीने में क्या इसे प्लान कर सकते हैं, इसे प्लान करना चाहिए जब आप एग्ज़ाम पे कंप्लीट फोकस करने जा रहे हैं?
बिल्कुल प्लान करना चाहिए, बिकॉज समवेयर और द अदर हमारी बॉडी को जो एनर्जी दे रही है वो हमारा खाने पीने का तरीका ही दे रहा है। इस टाइम पे स्पेसिफिकली बहुत लाइट टाइप की डाइट रखनी चाहिए, एकदम घर का कोशिश करके खाना चाहिए। ऑफ कोर्स चीट मील्स आप कंप्लीटली बंद तो नहीं कर सकते, बच्चे हैं वो आखिर, वो भी करना चाहिए, बट समवेयर और द अदर हमें उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। सोने का टाइम भी रखना पड़ेगा, कम से कम 6 से 8 घंटे तो सोना ही है। कई बच्चों को मैंने देखा है वो रात भर जग के पढ़ के जाएंगे, बट 3 महीना पूरे टाइम ऐसे पढ़ेंगे, बट एग्जाम के टाइम ब्लैंक आउट होने लगते हैं। तो ये सब पैरामीटर्स पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज खाने के साथ साथ उनका सोना, टाइम से उठना, टाइम से रिलैक्स होना, बर्नआउट ना हो, उस चक्कर में जो वो ब्रेक पीरियड उनको चाहिए होता है, लाइक आपने जैसे अभी मोबाइल फोन वाली बात करी या ब्रेक वाली बात करी, वो सब भी उतना ही जरूरी है प्लान करना when it compares to like you know giving for the exam या फिर आप preparing for the exam, क्योंकि ये सब जो पॉइंट्स होते हैं ना वो उनको एक रूटीन बना के देते हैं। प्लस उनको भी समझ में आता है कि अगर उन्होंने 2 घंटे पढ़ाई करी और फिर आधे घंटे का ब्रेक करा है तो उस आधे घंटे की ब्रेक की इंपॉर्टेंस भी बहुत अच्छी होती है। खाना खाते खाते कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, कोई टॉपिक पे फंसे हो पेरेंट्स से अपनी बात को मन हल्का कर लो। पेरेंट्स अगर सलाह दे सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो वो दे दें, अगर वो नहीं दे सकते हैं तो जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं आप उनसे डिस्कस कर लो, फ्रेंड्स से कर लो। तो ये सब जो कम्युनिटी आजकल बनी है डिस्कशंस की भी, ये भी आपको यही बताती हैं कि कहीं ना कहीं आपका ईटिंग हैबिट, आपका स्लीप साइकिल, आपका रेगुलर रूटीन, आपका इफ यू आर वेरी गुड इन प्लेइंग, अगर आपको खेलना पसंद है, सपोज कई बच्चे होते हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं या फुटबॉल खेलना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, जाइए 1 घंटा ब्रेक लेके आइए, देयर इज नो हार्म इन इट। बट समवेयर और द अदर पढ़ाई और हर चीज का एक कंप्लीट बैलेंस होना चाहिए, एंड समवेयर और द अदर पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना ही है, आखिर बोर्ड एग्जाम ना, इसीलिए क्योंकि ये 3 महीने हैं इसलिए हर चीज को प्लान करके। परिनी मैम भी जुड़ गई हैं और पेरेंटल कोच हैं। तो परिनी जी, जो सवाल अतीशा से मैंने पूछा उसी को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। बच्चे का खाना पीना अभी हम बात कर रहे थे, क्या करना चाहिए, तो इसमें पेरेंट्स का रोल बड़ा अहम हो जाता है। क्या वो रूटीन में भले ही जो भी बनाते रहे हों, खिलाते रहे हों, लेकिन ये स्पेसिफिक टाइम जब आपको फोकस करना है स्टडीज पे, खाने का पैटर्न बदलना होगा, पेरेंट्स का क्या रोल है? पहले तो मैं आपको सबको मेरा नमस्कार करूंगी। इस प्रोफेसर डॉक्टर परवीन सोमानी, पेरेंट्स का क्या रोल है बच्चे के खाने के लिए? आई वुड से कि हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे पिज्ज़ा, पास्ता, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग बहुत पसंद करते हैं, बट एज अ पेरेंट बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ 3 डॉटर्स, सो मुझे मालूम है कि हमको भी बच्चों को परवरिश करने के लिए वो भी खाना खिलाना पड़ता है। बट आई थिंक सो बेटर टू गिव देम अ हेल्दी like a homemade food will be the right way, because for the children's growth we need to give them a nuts, we need to give them a right vitamins and proteins, and that will help our children to nourish। और उसके लिए वो बच्चे की परवरिश, उनको याद शक्ति, लाइक हम बच्चे छोटे थे तभी मुझे बराबर याद है कि हमारी मम्मी हमको 5 के 7 दाने बादाम के दिया करती थी कि बादाम को तुम पानी में डालो और वो देती थी। वैसे हमने भी हमारे बच्चे को वही किया। तो आई थिंक सो ये चीज बहुत जरूरी है हमारे बच्चों के लिए, बिकॉज दे आर द फ्यूचर। अगर उनको ये राइट प्रोटीन्स, विटामिन नहीं मिला, खाने की चीज बराबर नहीं हुई, तो हमारे बच्चे लोग बड़े होकर वो उनके में जो शक्ति है, जो हमारे में जितनी ताकत है, वो बच्चे में नहीं होगी। तो आई थिंक सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बच्चे को ये अच्छा खाना, जंक फूड नहीं देना चाहिए। एग्जाम टाइम की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जंक फूड से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि वो लेथार्जी भी लाता है, कहते हैं मेमोरी पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। और आपने बादाम की बात की तो बहुत सारे बच्चों, वो पेरेंट्स को मैं देखता हूँ एग्जाम टाइम में वो बच्चों को देने लगते हैं कि ये अभी खाओ, इससे स्मरण शक्ति तेज होगी। ठीक है, दामिनी मैम ये बताएं कि अब अगर आपका टाइम आ गया है कि आपको रिविजन स्टार्ट करना है या आपको अपने सब्जेक्ट, उस पर भी हमने थोड़ी सी बातचीत की है, क्या उसका कोई खास पैटर्न है जो आप बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि कैसे रिवाइज करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है और किस तरीके से किन सब्जेक्ट को कितने रिवीजन? देखिए सब्जेक्ट की कैटेगरीज भी अलग अलग है, कहीं पर आपको मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट है जो डेफिनेटली एक रिटन रिवीजन मांगते हैं, जहां गलती की गुंजाइश नहीं है। जहां पर आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वहां पे आपको रिटन बड़े बड़े आंसर्स लिखते हैं, उनकी प्रैक्टिस अलग है। किस तरीके से डिवाइड करें बच्चे इन्हें? तो विपिन जी, इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर एक विषय का जैसे पढ़ने का तरीका एक अलग होता है। मैथ्स अलग चीज एक्सपेक्ट करता है एंड साइंस अलग चीज एक्सपेक्ट करता है। सबसे पहले तो बच्चे ने पेपर पैटर्न को समझना है सर। पेपर पैटर्न समझने के बाद
उनको वेटेज ऑफ द चैप्टर्स देखना है। जिस चैप्टर को ज्यादा वेटेज है उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। एंड मैं ये बोलूंगी कि गैप के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। हमको ऐसे प्लानिंग करनी है कि हमारी पढ़ाई एक बार तो पहले, आई थिंक 1 महीना पहले खत्म हो जाए पूरी। इट शुड बी कंप्लीट बाय देन। एंड उसके बाद फिर सैंपल पेपर सॉल्व करें बच्चे, एंड वो भी टाइम लगा के 3 घंटे का, मतलब जैसे पूरा एग्जाम का एनवायरनमेंट बना के, क्योंकि राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है सर। सो उनको उस चीज के बारे में सोचना है कि हमको राइटिंग करके प्रैक्टिस करना है कितना, क्योंकि उससे दैट हेल्प्स देम, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है कि मुझे ये वाले टाइप के क्वेश्चंस लिखने में कितना टाइम लग रहा है, ये वाले क्वेश्चंस। तो गैप के लिए, गैप वाले दिनों के लिए सर कुछ भी नया विषय नहीं होना चाहिए, नया चैप्टर भी पिक नहीं होना चाहिए। आपके सारे नोट्स रेडी रहने चाहिए, आपकी सारी चीट शीट्स रेडी होनी चाहिए। चीट शीट्स मतलब फॉर्मूले सारे एक जगह लिख लीजिए। एंड वो गैप के दिनों में आपने सिर्फ यही करना है कि वो चीट शीट्स फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। आप कुछ नया नहीं करेंगे उस गैप के दौरान। एंड जहां अगर हो सके तो एग्जाम के 1 दिन पहले मेरे हिसाब से तो सर कुछ नहीं करना चाहिए बच्चे ने। थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स बिल्कुल बिल्कुल। कई बच्चे क्या करते हैं कि उसी दिन सारा जोर लगाते हैं, सुबह तक पढ़ते हैं, अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, बर्नआउट कर लेते हैं, तो फिर जो याद किया है वो भी गया, कोई मतलब नहीं, और एग्जामिनेशन हॉल में सब ब्लैंक हो जाता है। तो ये जानते तो सब है, लेकिन उस टेम्पटेशन से बच नहीं पाते हैं। बट मैम का जो टिप है कि भाई आखिरी समय के लिए कुछ मत छोड़िए, और आखिरी समय पे पढ़ाई को जरूर छोड़ दीजिए। फिर आपने जितना किया है उतना काफी है। आखिरी 8-10 घंटे में आप कुछ ऐसा कर भी नहीं पाएंगे, तो रिलैक्स रहिए, रिवीजन हल्का फुल्का कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। चलिए एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि भाई अनसॉल्व पेपर्स जो अवेलेबल हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस है, रिवीजन के लिए और क्या अच्छे टिप्स हो सकते हैं, साथ में पेरेंट्स क्या और मदद कर सकते हैं बच्चों की, छोटी छोटी बातें, ताकि आपके जो 3 महीने एडवेंचरस भी रहें, आपको मज़ा भी आए, और फिर जब एंड में रिजल्ट आएगा तो खुशी तो सबको होनी। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। बोर्ड की बारी, कैसे करें तैयारी। आज हम बात कर रहे हैं कि सीबीएसई ने अपने 10th और 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन डेट्स अनाउंस कर दिए हैं, और पूरा 3 महीने के आसपास का वक्त आपको दिया है कि आप अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कीजिए। और हम यही कह रहे हैं कि 3 महीने इतने बड़े वक्त है कि आप अपना साल भर का मेहनत एक तरफ और ये 3 महीने एक तरफ अपने रिजल्ट को पूरी तरह से बदल सकते हैं, राइट। तो अपने मेहमानों से हम बात कर रहे थे। अतीशा, एक चीज़ है खास तौर पे मैं जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। 10th में तो सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, लेकिन स्पेशलाइज सब्जेक्ट होते हैं। कोई फिजिक्स कोई मैथ्स लेता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कोई बायो लेता है, कोई और सब्जेक्ट, लेकिन वहाँ पर कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, अन्य लैंग्वेज, जो कि बहुत स्कोरिंग होती है, लेकिन कई बार बच्चे उसको मिस करते हैं, उसको आखिरी समय पे उठाते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप उन सब्जेक्ट्स को भी इक्वल टाइम देके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं? 100%। वो सब्जेक्ट्स बहुत इजी होते हैं, मतलब देखा जाए तो एज कम्पेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश ज्यादा स्कोरिंग होता है। अगर बच्चे, सपोज मैं ये मान लेती हूँ कि ज्यादातर बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं 12th वाले, वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान थोड़ा सा अपने कोर सब्जेक्ट्स में ज्यादा चला जाता है। तो अगर उनके इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स हैं या जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लिए हैं, जैसे कई बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं, कई बच्चे हिंदी लेते हैं, कई बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स लेते हैं, कंप्यूटर्स लेते हैं, तो अगर वो सब छूट चुका है तो 3 महीना तो सबसे पहले बहुत फुल स्ट्रैटेजिकली यूज हो सकता है उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। एंड क्यों प्रिपेयर करना जरूरी है? बिकॉज जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी टेक्निकल कॉलेज के लिए भी अप्लाई करते हैं, समवेयर और द अदर हमारी बोर्ड की परसेंटेज भी मैटर करती है। और अगर हम इन सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं एज कंपेयर टू कोई भी कोर सब्जेक्ट, तो हमारी परसेंटेज हमेशा हमेशा अपलिफ्ट होती है। तो ये एक बहुत जरूरी बात होती है, क्योंकि सब लोग वो आखिरी पता लगा कि अगर इंग्लिश में 10 दिन की छुट्टी मिली है तो छोड़ देंगे आखिरी 10 दिन के लिए, बट मानिए वो आखिरी 10 दिन में नहीं हो सकता है। इंस्टेड उस टाइम पे तो उनको सैंपल पेपर लगाना चाहिए, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पोम्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इंग्लिश वगैरह में, वो प्रैक्टिस करनी चाहिए।
इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप जैसा सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आपने स्टार्टिंग से प्रिपेयर नहीं किया है तो 3 मंथ्स में वो आराम से प्रिपेयर हो सकता है, बिकॉज एज आई सेड परसेंटेज हमेशा उससे अपलिफ्ट होगी और वो स्कोरिंग भी होते हैं। सबसे बड़ी बात, वो कोर सब्जेक्ट से थोड़े ज्यादा स्कोरिंग हो जाते हैं, और अगर वो प्रैक्टिकल है तो वो और भी ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है। डेफिनेटली। तो इन सब्जेक्ट्स को अगर नहीं प्रिपेयर किया, आमतौर पे बोर्ड्स में बच्चे इनको पीछे छोड़ के रखते हैं। जो 12th के बच्चे हैं, 3 महीने पर्याप्त वक्त है, धीरे धीरे भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे पुराने, आप अच्छा कर पाएंगे। और ये यकीन मानिए बहुत स्कोरिंग होंगे। और जैसा कहा अतीशा ने कि बोर्ड में परसेंटेज बहुत मैटर करता है आगे के लिए, तो वहां से आप स्कोर आसानी से अपना बड़ा बना पाएंगे। राइट। पारिन मैम, एक सवाल ये कि ये बोर्ड का नाम जैसे ही आता है तो चाहे बच्चे हों चाहे पेरेंट्स हो, सबको थोड़ा टेंशन हो जाता है। मैं खासतौर पे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ ये सवाल कि हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर। वो अलग ही, वो बाकी की एग्जाम एक तरफ, लेकिन बोर्ड कुछ एक डिफरेंट प्रेशर देता है, उसको कैसे हैंडल करें ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? यू नो व्हाट, मुझे बराबर याद है कि दिस इज सो ट्रू। आई एग्री, मैं एग्री करती हूँ कि ये एक टेंशन आ जाता है कि बोर्ड एग्जाम, एक बोर्ड का नाम सुनकर ही सबके दिल में एक हचमची हो जाती है। तो आई थिंक यू नो व्हाट, उनको एवरीथिंग उनको पॉजिटिव लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली बोर्ड एग्जाम में ही उनको एक डर सा एक अभाव हो रहा है, बट आई थिंक उनको वो एक सामान्य तौर पर कि हम एक एग्जाम में जा रहे हैं, कि हम क्लासरूम में जा रहे हैं, बट वो करने के लिए एक मन में जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस बच्चे में पैदा करने की जरूरत है। नॉट जस्ट इन द बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए भी। मुझे भी मालूम है, जब भी हमारे बच्चे भी बोर्ड में जा रहे थे एज अ मदर, बट आई वॉज वेरी पॉजिटिव। तो मैं मेरे बच्चे को एक सिखायत देती थी कि बेटा तुम एवरीडे स्कूल में तो जाते ही हो, तो वही आपको करना है, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट रिलैक्स, calm down, do the exercise, take a deep breath about it. Make sure you are calm, cool before you go for your exams, and also drink plenty of water and think good things about it. All negative thoughts को साइड में रख लो, पॉजिटिव थॉट से जाओ, और आपको जो प्रिपरेशन जो भी किया है वो आप आराम से उसको लिखो, पर डरना नहीं। अगर डरोगे तो फिर हार जाओगे। हमको खुशी से, हैप्पीनेस से breathe in with calmness, with coolness. If you decide to do that, I'm sure they can do it. And if you have very much anxiety, you got anxiety issue आती है, तो I think you should take a break. Just go for a quick walk, just have a couple of rounds wherever possible है, और फिर तुम एग्जाम के रूम में जाओ और आराम से आंखें बंद कर एक भगवान का मंत्र मान लेना है। मैं वही करती थी। मुझे मालूम है, जब भी हम भी बच्चे थे, तो हमारी बड़ी बेटी भी PhD कर रही है, तो मुझे मालूम है जब भी एग्जाम आती है तो उसको पैनिक अटैक आ जाता है। ओ मम्मी, मैं क्या करूंगी, मैं क्या लिखूंगी? मैंने बोला बेटा काम डाउन, इट्स ओके, हो जाएगा। Just think good about it and be positive. I'm sure it works बिल्कुल, very बी well. पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाउ टू हैंडल द प्रेशर ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रिपरेशन करना। तो सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए यही बात है कि देखिए, ये शो हम ऐसे वक्त पे कर रहे हैं जब अभी पूरे 3 महीने हैं आपके पास, तो 3 महीने में तो क्या नहीं किया जा सकता। बहुत सिंपल सी आसान से टिप्स हैं जो आज हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दिए कि कैसे आपको पढ़ाई को मैनेज करना है, टाइम टेबल को मैनेज करना है, अपनी दिनचर्या को मैनेज करना है, इनफैक्ट इस प्रेशर को मैनेज करना है, कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग होंगे, कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, क्या कठिन सब्जेक्ट, क्या सरल सब्जेक्ट, कैसे हैंडलिंग करनी है, 3 महीने में आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये शो सुनने में अगर आपको चीज़ें लग रहा है दोबारा सुननी है, तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमेशा अवेलेबल है, जाके सर्च करेंगे, सीधे आपको शो मिल जाएगा। 2-3 बार सुनिए, और यकीन मानिए अगर ये 3 महीने आपने बढ़िया से हैंडल कर लिए तो आप बहुत शानदार रिजल्ट लेके आ सकते हैं। इनफैक्ट आप मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का। आई थिंक वक्त रहते आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और इससे कई सारे बच्चों को फायदा होगा और पेरेंट्स को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।